चलिए जी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा मार्केट को। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मार्केट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो कुछ बच्चों ने नहीं देखा है इसमें। बाकी डिमांड सप्लाई देख लिया हम लोगों ने, प्रोडक्शन और कॉस्ट देख लिया। अब हमारा है मार्केट। बेटा मार्केट होता क्या है, किसको कहते हैं मार्केट हम लोग? तो देखिए, जहाँ भी आपको कोई भी सामान की जरूरत होती है, आप दुकान जाते हो और वहां पर पैसे देते हो, सामान लेते हो और चले आते हो, वही हमारा क्या है बेटा, मार्केट। तो याद रखिएगा, मार्केट भी जाते हो तो उसके लिए एक टाइम फिक्स होता है या नहीं होता है, या जब दिल करेगा उठ करके चले जाओगे? नहीं। तो कहता है कि होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क वेयर बायर एंड सेलर केम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट। कि वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र व नेटवर्क जहां क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं क्रय और विक्रय करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं का एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में, तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, मार्केट के नाम से जाना जाता है। कि कहीं भी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप क्या होगा, वो फिक्स्ड प्लेस पे आपको जाना पड़ेगा, फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? कि कोई ऐसा नहीं है कि जब मन होगा तब उठ करके चले जाओ या जब मन होगा तब वहां से सामान आप ले आओगे, ऐसा नहीं होता है। तो मार्केट में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी आपको परचेज करनी है, अगर कभी भी आपको क्या करना है, परचेज करना है, या अगर सप्लायर है तो आपको अगर कोई भी सेल करनी है तो उसका एक फिक्स टाइम होगा। उसका क्या होगा बेटा, एक फिक्स टाइम होगा। उसी टाइम के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, वो काम को करना पड़ेगा। जो हमारा फिक्स टाइम है उसी फिक्स टाइम के अंतर्गत वो काम करना हमें पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि द होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क। क्योंकि देखिए, आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे दुकान वगैरह नजर आते हैं, तो वो एक प्लेस है ना बेटा। या आंख बंद करके करते हैं कि हे भगवान मुझे एक पेन खरीदनी थी, चलो मैंने पैसे दिए, दे दो मुझे। इस तरीके से कभी आया है क्या? नहीं आएगा। आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा। फिर आप दुकान वाले भैया को बोलते भैया जी एक पेन देना, वो आपको पेन लेके आते हैं, आप रोकड़ा देते हैं, वो आराम से जेब में रखते हैं, आप अपने घर, आप अपने घर। आपका डिमांड था पेन का, आपका भी पूरा हो गया, उनका क्या था मन कि मुझे मेरा सप्लाई हो, उनका भी सप्लाई हो गया, दोनों अपने अपने काम से संतुष्ट हैं। तो क्या हुआ, बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आया ना बेटा, बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपको मार्केट के लिए पूछा जाए तो यही आपको ध्यान में रखना है कि वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र और नेटवर्क जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। किस लिए? टू सेल और परचेज। कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं सप्लायर हूं तो मैं सेल करूंगा, आप बायर हो, आप जैसे आपको पढ़ना है तो आपकी डिमांड है, हम सप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो एक निश्चित समय कि अगर मैंने बोला कि इतने बजे से आना है तो उतने बजे आए हैं, तभी तो स्टार्ट हुआ ना भाई। अगर नहीं आते, बोलते, आपने पूछा कि सर क्लास कितने बजे से होगी, हम बोले कि जब दिल करे आ जाना, ऐसा नहीं होगा ना। या आप आराम से मुझे 12:30 बजे रात में फोन करोगे, सर जी आ जाऊं अभी क्लास के लिए, पढ़ा दोगे? तो क्या बोलूंगा, बेटा कान के नीचे जोर से बजाऊंगा मैं, क्योंकि वो कोई टाइम है आपको पढ़ाने का। तो मतलब एक निश्चित टाइम होना चाहिए कि नहीं, टाइम पीरियड होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेटा कुछ भी होता है ना, बिना पैसे के तो काम होता नहीं है। आप लोग उसके बदले में देते हो माल, है कि नहीं? फीस देते हो, बिना फीस के कोई नहीं पढ़ रहा। तो मतलब आपने फीस पेमेंट किया है तो मतलब आया पैसा वहां पे। तो एक फिक्स प्राइस की बात कर रहे हैं और एक फिक्स टाइम की बात करें तो वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र व नेटवर्क जहां क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आएंगे क्रय और विक्रय करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं। मैं आपको कोई सामान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सेवाएं दे रहा हूं ना, सर्विस दे रहा हूं। तो वस्तु एवं सेवाओं का एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर, तो वही क्या कहलाएगा बेटा हमारा, बोलिए? मार्केट के नाम से जाना जाएगा। वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, मार्केट के नाम से जाना जाएगा, मार्केट कहलाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। तो अगर कभी भी आपको बोलेगा तो यही लिख देंगे, द होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क वेयर बायर एंड सेलर केम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट। तो ये हमारा हो जाता है मार्केट का डेफिनेशन। अब अगर हम बोले कि बताओ बेटा टाइप्स ऑफ मार्केट्स भी तो हो सकते हैं ना। अगर हम मार्केट की बात करें तो टाइप्स ऑफ मार्केट, तो ऐसा बोलेंगे कि सर जी हर जगह तो मार्केटें हैं, हर जगह तो। अब जैसे अपने लोग दिल्ली में रहते तो हो सकता है लक्ष्मी नगर मार्केट, है कि नहीं?
साउथ दिल्ली में कोई मार्केट, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, फलाना ढिमका, कौन कौन सा मार्केट है पता नहीं, है कि नहीं। तो क्या इस तरीके से हम लोग मार्केट को एक्सप्लेन करेंगे? कहते ना जी, जब भी आपको मार्केट को एक्सप्लेन करना होता है तो वहां पर एज पर नंबर ऑफ सेलर के अनुसार हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाता है कि हम ऐसे नॉर्मल देखते तो पूरा विश्व में कितने मार्केट हैं, तो उससे तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो हमें क्या करना था कि एज पर नंबर ऑफ सेलर देखना होता है। तो कहता है एज पर नंबर ऑफ सेलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। कि अगर सेलर के अनुसार देखा जाए, अगर सेलर के अनुसार देखा जाए तो हमारे पास कितने तरीके के मार्केट होंगे बेटा? 4 तरीके के। सबसे पहला है मोनोपोली, एकाधिकार। देखो क्या लिखा हुआ है, एकाधिकार, मतलब एक का जहां हो अधिकार वो कहलाएगा एकाधिकार, ठीक है। एक का जहां पर हो अधिकार तो मतलब सिंगल। एक का मतलब क्या होता है? सिंगल। कि मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सेलर हो वो हमारा मोनोपोली के नाम से जाना जाएगा, ये नहीं जाना जाएगा। तो पहला मार्केट हमारा होगा मोनोपोली। जैसे इंडियन रेलवे इकलौता है या नहीं है बेटा? है कि इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट्स है? यहाँ पर पाकिस्तान रेल आएगा क्या? चाइना रेल आएगा क्या? नहीं आएगा। इंडियन रेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो इंडियन रेल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इकलौता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? मोनोपोली। देखते हो ना कि कभी भाई भाड़ा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है कि नहीं। हम लोग शोर तो नहीं मचा सकते हैं, हम लोग शोर तो नहीं मचा सकते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेना है तो ले लें, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आपको मोनोपोली को देखेंगे। फिर उसके बाद होता है बेटा ओलिगोपोली। क्या होता है बेटा? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है बेटा अल्पाधिकार। अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब क्या होता है? कम। जहां हो कम का अधिकार वो कहलाएगा अल्पाधिकार, जहां पर कम का हो अधिकार वहां पर कहलाएगा अल्पाधिकार। बच गए, अभी तुम गिरा देते हमारा, ठीक है। जहां पर हो कम का अधिकार वो हमारा क्या कहलाएगा? अल्पाधिकार। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर 2 4 5 10 कस्टमर सेलर्स हों वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? ओलिगोपोली के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहला मोनोपोली, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने का अधिकार हो? एक का अधिकार हो, वो हमारा कौन सा हो गया बेटा? मोनोपोली। वो हमारा कौन सा हो गया? मोनोपोली। और जहां पर उससे ज्यादा की बात हम लोग कर रहे हैं वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? ओलिगोपोली। कि भाई एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से ज्यादा मतलब क्या? कम से कम 2 तो हो, बाकी तो उसका हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिओपोली होगा, परफेक्ट ओलिगोपोली होगा, है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद होता है बेटा मोनोपोलिस्टिक, नोट लिपिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक। तो अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर होता है बहुत सारे। जैसे लक्ष्मी नगर में आपको अर्थशास्त्र के जो शिक्षक हैं वो बहुत सारे मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के फैकल्टी बहुत सारे मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या है बेटा? मोनोपोलिस्टिक। लेकिन अगर ऐसा होता कि लक्ष्मी नगर में इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो राकेश बाबू की जय कहना है। अगर सिर्फ इकलौता होता तो मोनोपोली था ना। फिर उसके बाद अब मेरी मर्जी चलती, हाँ भाई इकोनॉमिक्स अच्छा ठीक है 20,000 दे दे। अरे सर जी इतना मेरी मर्जी नहीं, पढ़ना है मत पढ़, जाओगे कहाँ घूम के तो यहीं आओगे, है कि नहीं। अब इंडियन रेलवे क्या करता है? बच्चों के लिए छूट देता है, बुढ़ऊ के लिए छूट देता है, लेकिन हम जैसे लोगों को बोलता है नहीं दूंगा छूट। तो क्या हम जाकर के टिकट काउंटर पे लड़ने लगे? ना जी, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है, हमारी मांगे पूरी करो। जब बच्चों को दे रहा है, बुढ़ाओं को दे रहा है, तो हम जैसे नवयुवक को काहे नहीं देगा, है कि नहीं। नेचुरल ब्यूटी को काहे नहीं मिलेगा? हमें भी मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। करेंगे क्या? काउंटर वाला बोला चल 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 हट यहाँ से, नहीं मिलेगा डिस्काउंट, होता ही नहीं होता बेटा। तो ये चीज आपको क्या है, क्योंकि वो सिंगल है और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर बिहार जा रहा हूँ और गुस्सा आ जाऊंगा आज तो इंडियन रेलवे से जाऊंगा नहीं, तो क्या बोलोगे? सर जी प्लेन से चले जा। अरे भाई मरने का डर होता है, नहीं जाऊंगा। तो क्या बोलोगे? कोई नहीं सर जी, मांझी की तरह जो है ना आप भी पैदल चल लो यहाँ से लठिया पकड़ के, है कि नहीं। नहीं कुछ तो एयरपोर्ट एयरमेना में तो पहुंच ही जाएंगे ना, है कि नहीं, पहुंच जाएंगे आराम से। तो उस तरीके से काम होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा मोनोपोली था। लेकिन अगर मान लो कि 2 3 टीचर होता तो भैया यहाँ से जाते तो दूसरे जगह पढ़ लेते, दूसरे जगह से तीसरे जगह पढ़ लेते, तो वो क्या था ओलिगोपोली।
लेकिन अगर मान लो कि हर जगह सिर्फ लिखा हो इकोनॉमिक्स टीचर जहां आंख उठाए तो हम भी बोलेंगे भैया आ जाना हमारे पास, ऐसे ही बैठने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा देने का मन होगा तो देना, नहीं मन होगा तो मत देना। बेटा ये बात बोल तो फिर तो कोई नहीं देगा, है कि नहीं, कि देने का मन हो तो देना, नहीं तो मत देना। क्यों? क्योंकि भाई जानते हैं कि भाई बच्चा तो कहीं भी जा सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मोनोपोलिस्टिक, है कि नहीं। और लास्ट में होता है बेटा हमारा परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। क्या होता है बेटा? पूर्ण प्रतियोगिता। तो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की भी बात आगे चल करके करेंगे, उसको भी यहां पर हम लोग देखेंगे। ओके, पर बात तो हमारी बनेगी नहीं। तो अभी हमने क्या बोला कि एज पर नंबर ऑफ सेलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। कौन कौन सा? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन, ये 4 बातें हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा, अगर हमें मार्केट को समझना है तो सबसे पहले रेवेन्यू और कॉस्ट का कंसेप्ट होना चाहिए। कॉस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, कॉस्ट का कंसेप्ट तो बता दिया है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, लेकिन रेवेन्यू का कंसेप्ट तो यहां पर आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए इसीलिए हमने क्या लिखा है कि टू एक्सप्लेन मार्केट फर्स्ट वी नो अबाउट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो कॉस्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा हम बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा आय, आ आ आ, जहां पर आने वाली बात हो, है कि नहीं। कि जैसे अभी मैं यहां से जब क्लास ओवर करूं और बैठूं तो आप बोले सर जी पैसे ले लो बस, तो हम भी क्या करेंगे, हाँ बेटा दो पहले, है कि नहीं। तो मतलब इनकम, रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, इनकम। तो अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से, तो देखो बेटा अब एक सप्लायर होने के नाते हम अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो क्या, कि कोई भी सामान बेचेंगे तो उससे जो हमारा इनकम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, रेवेन्यू। कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाने से जो हमारी इनकम होगी वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू। अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि सर जी चलो हमारा साइड में एक बिजनेस है 47 का, है कि नहीं, वो भी बेचते हैं, इनकम अर्न करते हैं, तो क्या वो हमारा रेवेन्यू में काउंट होगा? इनकम टैक्स ऑफिस में दिखाएंगे कि हमने इस साल जो है 47 बेचे हैं, उसके इनकम ये है, इसलिए इस पर भी हम टैक्स देना चाहते हैं। वो बोलेंगे पहले तो पूरा पूरा पैसा दो और उसके बाद आप भी चलो, है कि नहीं, आपकी भी डिमांड वहां पर ज्यादा है, होगा ये नहीं होगा? क्योंकि भाई वो चीज नहीं। तो हम यहाँ पर लीगल बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लीगल बिजनेस की बात करें। ऐसा नहीं कि आप लोग चरसी हो जाएं, चरस बेचने लगे, गंजा बेचने लगे, ड्रग्स बेचने लगे, वो भी हमारा रेवेन्यू में आएगा, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी भी बात करते हैं, जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो ना वैलिड और वॉइड, तो जो हमारा वैलिड होगा उसके लिए यहाँ पर काम होगा, है कि नहीं। वहां भी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में जानते होंगे कि इन सब का बिजनेस क्या होता है, वॉइड एब एनिसियो, शुरुआत से ही क्या होता है, वॉइड होता है। इसमें तो पहले एग्रीमेंट की भी बात नहीं होगी भाई, है कि नहीं। शुरुआत से ही क्या है, अवैध है, शुरुआत से ही क्या है बेटा, अवैध है भाई, रिस्ट्रिक्शन है। तो हम रेवेन्यू की जब भी बात करेंगे तो जो हमारा जिस नेचर का बिजनेस है उससे हम क्या इनकम अर्न कर रहे हैं उस चीज को दिखाएंगे। मतलब रेवेन्यू मीन्स मनी रिसीव ड्यू टू सेल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। आउटपुट का मतलब क्या, प्रोडक्ट। बेटा पूरा प्रोडक्शन पढ़ा दिए फिर भी भूल गए। आप लोगों को डाला उधर सीए निकला, तो वो सीए क्या है, प्रोडक्ट है ना बेटा। तो उसको बेचने से, है कि नहीं। जैसे एक कहावत है ना बिहार में, दुल्हा बिकता है, सीए है 50 लाख, डॉक्टर है 1 करोड़, इंजीनियर है कोई मोल भाव नहीं, है कि नहीं, बिक जाए वही काफी। तो ये जो वैल्यू है, ये जो हम लोग देखते हैं, तो वही हमारा क्या है बेटा, रेवेन्यू है। वही हमारा क्या है कि आउटपुट। ये जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं या फिर आप जो डॉक्टर बने हैं, तो शादी के लिए जो आपको बेचा जा रहा है, तो जो इनकम हुआ वही हमारा क्या है बेटा, रेवेन्यू। जो आप गड्डी लिए हैं, तो रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम, की जो भी हमारा सेल ऑफ आउट। आप इसका मतलब ये नहीं, ये याद रखिएगा कि हम सीए बनेंगे फिर हम जब बिकेंगे तो हमारा रेवेन्यू होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। बेटा पहले तो ये देख लेना कि शादी होगी या नहीं होगी। तो अगर रेवेन्यू की कभी भी बात करेंगे तो जो भी हमारा आउटपुट है उसको बेचने से जो हमें इनकम रिसीव होगा वही हमारा क्या होगा बेटा, रेवेन्यू। कहता है रेवेन्यू 3 तरीके के होते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यूटिलिटी को छोड़कर बाकी जब भी बांटेंगे तो 3 भाग में बांटेंगे। यूटिलिटी में एवरेज नहीं होता, यूटिलिटी में या तो मार्जिनल या तो टोटल, ठीक है। यूटिलिटी में यही बताया था मैंने, आइदर टोटल और मार्जिनल।
लेकिन जब भी बाकी कोई चीज, चाहे हम कॉस्ट की बात करते थे तो कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट निकाला था हमने, रेवेन्यू की बात कर रहे थे तो एवरेज रेवेन्यू कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे तो एवरेज प्रोडक्ट निकाला था हम लोगों ने, याद है ना, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में क्वांटिटी से हम लोग क्या निकाले थे, एवरेज प्रोडक्ट को निकाले थे, तो वो भी हमें निकालने की जरूरत हुई थी। तीन तरीके के हमारे पास रेवेन्यू होते हैं, क्या होते हैं बेटा, तीन तरीके का रेवेन्यू। सबसे पहला टोटल रेवेन्यू, बेटा अगर मान लो मैं दुकानदार हूं, मैंने टोटल 100 यूनिट बेचा है, तो 100 यूनिट का जो रेट होगा उतना हमें टोटल मिला होगा या नहीं होगा, मतलब अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीपल कर दिया जाए, अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीपल कर दिया जाए तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा बेटा। तो कहता है टोटल मनी रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कि जो भी हमारे पास आउटपुट है उन सबको निपटाने के बाद जो हमारा इनकम अर्न होगा, उन सबको निपटाने के बाद जो हमारा इनकम अर्न होगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, टोटल रेवेन्यू, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो ये चीज देखे तो टोटल रेवेन्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी है तो क्या होगा, जैसे जैसे बेटा क्वांटिटी बढ़ेगा इनकम भी बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा, तो इसलिए टीआर देख रहे हो स्लोपिंग अपवर्ड है या नहीं बेटा, क्योंकि अगर एक यूनिट बेचा 10 रुपए हुआ, 2 यूनिट बेचेंगे तो 20 रुपया होगा ना, 3 यूनिट बेचेंगे 30 होगा ना बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि जो चेंजेज है वो कम भी हो रहा हो, है कि नहीं, लेकिन टोटल तो बढ़ता ही रहेगा ना, कि पहले 10 हो जाए, फिर 9 रुपए के रेट से 18 हो जाए, 8 रुपए के रेट से 24 हो जाए, बढ़ता तो जाएगा टोटल ना। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। पर बात तो बनेगी नहीं। अब देखिए जरा, दूसरा है बेटा एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल रेवेन्यू विथ क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू विथ क्वांटिटी, कि जो हमारी टोटल रेवेन्यू है, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू है अगर उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। तो अब यहां पर देखिए एक छोटा सा लोचा हो गया बेटा, ए आर बराबर हमने लिख दिया टी आर बाय क्वांटिटी, और टी आर को क्या लिखते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी खत्म, एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज रेवेन्यू को और किस नाम से जानते हैं, तो प्राइस के नाम से। तो जो अब प्राइस का कॉलम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज रेवेन्यू का भी कॉलम हो जाएगा। टेबल बनाने हैं ना हम लोगों को आगे, तो जो भी हमारा रेवेन्यू का प्राइस का कॉलम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू का भी कॉलम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ओके। तो ये इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, ए आर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। एवरेज रेवेन्यू ही क्या कहलाता है बेटा, प्राइस। और एवरेज रेवेन्यू इस शेप का होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज, ओके। पर बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि हर जगह तो आपको मार्जिनल से इफेक्ट पड़ता है। अब है बेटा एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, कहता है कि एक अतिरिक्त आउटपुट को बेचने से, एक अतिरिक्त आउटपुट को बेचने से जो हमारा इनकम रिसीव्ड हुआ है, एक अतिरिक्त आउटपुट को बेचने से जो हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिनल। वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कि अगर हम मार्जिनल की बात कर रहे हैं तो क्या करना होगा, कि जो रेवेन्यू रिसीव्ड, एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू n टन से जो हो और टोटल रेवेन्यू जो n-1 टन पे हो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही किस नाम से जाना जाएगा बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो जो टोटल रेवेन्यू n टन्स पे है और जो टोटल रेवेन्यू n-1 टन्स पे है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो देख रहे हो ना कि n टन्स पे और n-1 टन्स पे जो आया दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, मार्जिनल। लेकिन सर जी अगर एक से ज्यादा यूनिट का चेंज हुआ, कि आपको दे दे कि 5 यूनिट बेचने पे इतना इनकम हुआ था, 10 यूनिट बेचने पे इतना इनकम हुआ, तो गैप कितने का हो गया बेटा, 5 का। फिर तो एक का हुआ नहीं, तो उस केस में कहता है कोई दिक्कत नहीं,
आप ये देखो कि रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। तो एक हमारा निकल सकता है कि नहीं कि सही तरीके से। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन टोटल क्वांटिटी इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा, चेंज इन टीआर ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो बेटा जिस तरीके से अपना डिमांड कर्व होता था ना, उसी तरीके से अपना एमआर कर्व भी होगा। जिस तरीके से अपना डिमांड कर्व होता है ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसी तरीके से कौन सा होगा बेटा, एमआर कर्व भी होगा। तुझे मैं बोलूंगा बेटा एक क्वांटिटी मुझसे खरीद ले 10 रुपए का, दो क्वांटिटी खरीद ले 22 रुपए का, तू क्या बोलेगा, सर एक अभी दो 5 मिनट में फिर आता हूँ फिर एक दे देना, 20 रुपए में हो जाएगा काम। जब बल्क आता है तो प्राइस कम होता है, प्राइस बढ़ता नहीं है। और इस पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं घुसना चाहता हूँ, काबिज सर आपको इंटर में पढ़ाएंगे, जहाँ भी कोस्टिंग जो भी पढ़ाएंगे कोस्टिंग, तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा। ओके, काबिज सर कोस्टिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, तो उससे में देखेंगे। और फिर कोस्टिंग वाले टीचर क्या करेंगे, अगर सब कुछ कोस्ट निकालना हम ही बताएंगे है कि नहीं, उसमें तो अच्छे से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो करना बेटा, अभी मोह माया में ना पड़ो। ओके, चलिए जी जनाब, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन सा बेटा, सबसे पहला कौन सा, मोनोपोली। मोनोपोली का हिंदी में क्या बोले थे, एकाधिकार, मतलब जहां हो एक का अधिकार, जहां हो एक का अधिकार, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोपोली। ओके, तो अगर मोनोपोली की बात करते तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जहां पर सिंगल फर्म या सेलर की बात करें, जहां पर सिंगल फर्म और सेलर की बात करेंगे, वो हमारा क्या होगा बेटा, मोनोपोली। क्योंकि हमने क्या बोला कि पूरा लक्ष्मी नगर घूम जाओ एक ही टीचर इकोनॉमिक्स का मिलेगा, और वो कौन होंगे, बाबा राकेश तथा, है कि नहीं, कौन मिलेगा बेटा, बाबा राकेश। तो मतलब जो ये कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ओके, कि भैया अगर इकलौता है कोई तो सब्स्टिट्यूट्स होगा क्या, आप ट्रेन को और प्लेन को सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं क्या, नहीं ना भाई। एक का भाड़ा है 500 रुपया, दूसरे का है सीधा है, उससे पहले 3 लगा देता है, 3500 रुपया, है कि नहीं, 4000 रुपए। और अभी बुक कर रहा हूं तो आराम से दिखा रहे 7500 8000 रुपया, काहे ले जी, ट्रेन में जाएंगे आराम से रिलैक्स मोड में, फीलिंग चिल। भाई आप मान लो कि कहीं पर 1800 रुपए या 1900 रुपए एसी में दे दो, 24 घंटे तक उसको यूटिलाइज करोगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और प्लेन में पैसे भी ज्यादा दो और 1 घंटा 40 मिनट में उतार देगा। बेटा 45 मिनट में क्या एक्सीडेंट करवाएगा कहीं पे, 1 घंटा 40 मिनट पटना जाने में लगती है, ठीक है, 1 घंटा 55 मिनट दरभंगा जाने में लगता है, ठीक है, हाँ, 1 घंटा 55 मिनट दरभंगा, 1 घंटा 35 से 40 मिनट पटना का, ये फिक्स है। क्या हुआ, हाँ। उसके बाद ट्रेन में उछल के एक बोगी से दूसरे बोगी में फील लेते रहो, है कि नहीं, गेट पे जो सुट्टा मारते वो झुक झुक के फू फू मारते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, है कि नहीं, तो फीलिंग कंफर्टेबल, है कि नहीं, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आप लोग जानते हैं कि भैया अगर सर जी को पैसा दिए हैं तो दिसंबर तक निचोड़ लेंगे, एग्जाम तक, है कि नहीं, निचोड़ लेंगे। तो उसी तरीके से, या मई वाले बच्चे हैं तो मई तक निचोड़ेंगे हमें, है कि नहीं, इंस्टॉलमेंट में। सर जी आप तो हमारे अलादीन के चिराग हो, घिसते रहेंगे आपको, है कि नहीं, चल सर जी शुरू हो जा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा होगा तो उसको सब्स्टिट्यूट्स नहीं बोला जा सकता ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेन और प्लेन कभी भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं होगा। ओके, अब देखिए, आप घर पे जाओ और बोलो कि मम्मी मैं आज टॉप किया हूं या की हूं, है कि नहीं, तो मम्मी खुश, क्या बात है, बच्चे कितने बच्चे थे क्लास में, अकेले, है कि नहीं, फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ 5 कान के नीचे में, है कि नहीं,
टॉप किए हैं। और जब अकेले हैं तो कोई कंपैरिजन होगा क्या, कोई कंपटीशन होगा क्या? अकेले में कोई भी कंपटीशन अपने आप से हो सकता है क्या? नहीं ना। तो नो कंपटीशन, अपने आप से कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। तो यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी कंपटीशन की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन की बात नहीं होगी, किसमें? मोनोपोली में। क्योंकि सिंगल सेलर है, इकलौते हम हैं, जो करेंगे हम ही करेंगे, नहीं करेंगे तो हम ही करेंगे, है कि नहीं? जो करना है वो हमें ही करना है। तो कंपटीशन किससे है कि नहीं? आज मैं अगर ये मान के चलो कि ना जी इकोनॉमिक्स कोई दूसरा टीचर पढ़ा देगा, हम आज क्लास एवे नहीं करेंगे, तो भैया टीचर कोई और रहेगा तब ना आएगा, है कि नहीं? बाहर बैठेंगे तो आप लोग यहाँ से टुक टुक निगाहें से देखते रहोगे, सर जी आ जाओ ना सर, है कि नहीं? निगाहें तो देखते रहे जैसे मासूमियत चेहरे। और जैसे ही मैं कोर्स खत्म कर दो उसके लिए है मत आना, तुम पूछता कौन है तुझे? नहीं नहीं, बच्चे भी बड़ी तेज होते हैं, जब तक जरूरत हो गई तब तक जी सर, जी सर। और जैसे ही मतलब खत्म गया, मैं आपके हूँ कौन, है हम आपके हैं कौन? उसके बाद कहीं सड़क अभी तो जैसे मिलोगे, नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, और उसके बाद इशारों में ही हो गया, बस बोल लिया अंदर ही अंदर। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि मान लो आपके साथ कोई और है, बाहें में बाहें डाल के चल रहे हो आप, इग्नोर कर दोगे, सर जी हैं ही नहीं वो। अगर मैंने गलती से बोल भी दिया विवेक कैसा है, मैं विवेक, सर मैं तो मनीष, आप कौन, है कि नहीं? चेंजेज हो सकता है इस तरीके से। तो भैया जहां पर सिंगल सेलर की बात करेंगे तो वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि ना ही दूसरा कोई फर्म आ सकता है और ना जो है वो बाहर जा सकता है। बेटा अगर कोई दूसरा आ गया तो इकलौता रहा नहीं, और अगर चला गया तो कोई बचा नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए यहां क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन होता है, डिफिकल्टीज नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन, आ ही नहीं सकता, ना ही कोई दूसरा फर्म आएगा और जो फर्म है ना ही वो कोई बाहर जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट। अब देखो जैसे मान लो कोई बच्चा मुझसे पढ़ने के लिए आया, तो मैंने उसको बोला कि भाई इतनी फीस लगेगी, अब वो पढ़ने लगा। अब मान लो कोई मेरा रिलेटिव आ जाए, मैंने बोला बैठ जा फ्री में पढ़ा दूंगा, अब वो बच्चा मुझसे लड़ने के लिए क्या आ जाएगा, सर जी आपने इससे पैसे क्यों नहीं लिए, आपको लेना पड़ेगा। कैसे नहीं लोगे, देखते हैं आज, नहीं तो मेरे पैसे वापस करो, है कि नहीं? वापस करो, वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, है कि नहीं? धरना प्रदर्शन। हम क्या बोलेंगे, पढ़ना है पढ़, निकलना है निकल ले। भाई जब सिंगल सेलर हैं, मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ जो प्राइस चार्ज करूं, आप कौन होते बोलने वाले? तभी तो मैंने बोला बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं, उससे थोड़े से बच्चे बढ़ जाए तो हाफ टिकट, बूढ़ों के लिए हाफ टिकट, और हम जैसे लोगों को फुल टिकट। बताओ, जबकि नाबालिग हूं मैं तब भी फुल टिकट। 15.5 हुए ना बेटा, बेटा फिर यहाँ कैसे हो, स्वीट 16, ठीक है? अभी अभी 5 सितंबर को 16 पूरा हुआ है, 17 में प्रवेश किया। तो आप लोग मुझसे थोड़े थोड़े बड़े ही हो, नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, ठीक है? नहीं इसलिए क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो हॉलीडेज को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, है कि नहीं? तो सप्ताह में सैटरडे संडे छोड़ दिया मैंने, और बाकी जितने भी वर्ष में फेस्टिवल आते हैं वो भी तो हॉलीडेज ही है, उसको भी इग्नोर कर दिया। तो उस सबको हटाने के बाद जो हमारा आता है वो स्वीट 16 है। ओके, हाँ नहीं मैंने सोचा कि थोड़ा सा सही बताऊं बच्चों को, डर कैसे लगे, है कि नहीं? तो स्वीट 16। तो भाई मेरी मर्जी है कि मैं जिसके साथ जो प्राइस सर्च, इंडियन रेलवे जब कर रहा था तो मैंने क्या बोला कि जाके वहां हल्ला करेंगे, जो हमारी भी फेयर आधी करो आधी करो, तो उठा के जीआरपी आएगा और उठा के धूप में फेंक देगा, बोले भाग यहाँ से, है कि नहीं? हल्ला कर रहा है यहाँ पे, तांडव मचा रखा है। भैया क्यों, उसकी मर्जी है, वो जिससे जो चार्ज करना चाहे। जैसे मान लो कि आप लोगों को कुछ जुनून चढ़ा, आप लोग बोले कि अब एवरेस्ट की चोटी पे हम चढ़ ही जाएंगे, आप यहां से गए आराम से साजो सामान के साथ एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने के लिए, है कि नहीं? ऊपर बढ़ते गए, ठंड बढ़ता गया और बढ़ते गए और बढ़ता गया, कुछ जगह पे ऐसा लगा आपकी कुल्फी की तरह जम जाओगे, है कि नहीं? तो वहां पर याद आया कि राकेश सर समोसे खिलाया करते थे, तो अभी अगर गरम गरम समोसे
और चाय मिल जाए तो मजा ही कुछ हो, है कि नहीं? अगर गरम गरम समोसे और चाय मिल जाए तो उसका मजा ही कुछ और है, या कॉफी मिल जाए। आप ये सोच ही रहे थे कि सामने एक दुकान दिख गया और वो समोसे तल रहा था, वहां होते नहीं है लेकिन मान लो एक दुकान है वहां, वो समोसे तल रहा था। अब आपके मुंह में पानी, टप टप, है कि नहीं? वो गिरने के बाद जमेगा, मुंह से तो पानी ही निकलेगा। तो अब वहां पर आप क्या सोचेंगे? पहले खा ले, आपने गए कि बोले भाई समोसा कैसे है, बोलता है 200 रुपए का एक है? अरे सर तो खिलाते थे 10 रुपया में एक दे रहा था, तुम बोलते 200 रुपए। बोला जाइए ना दिल्ली ही खा के आ जाइएगा, दिल्ली खा के फिर आइए फिर चढ़िएगा। बेटा ऐसा क्यों? उन्होंने महंगा क्यों किया? कोई नहीं है, आपको जरूरत है लो, नहीं लेना है निकलो आगे। अरे एक कप चाय का कितना है? 500 ओनली। तो आप बोलेगा अच्छा बस इतने कम? हाँ सर ज्यादा नहीं लेंगे ना, लोगों की मजबूरी मैं भी समझता हूँ, ओनली 500। आपको जरूरत है, मजबूरी है, लेना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि कोई और नहीं है। आप तिमक के ऐसे भी तो नहीं, ठीक है हम जाते बगल वाले दुकान से ले लेंगे, बेटा कूदोगे खंदर में, है कि नहीं? कुछ तो रहेगा नहीं वहां। सफेद चादर, ऐसे लगेगा जैसे शरीर पे ना कफन लिटा दिया गया हो, या कफन के ऊपर हम चल रहे हो, है कि नहीं? सफेद चादर ही है वहां, तो सिर्फ बर्फ मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मजबूरी में उसी के 200 रुपए का समोसा, आप 500 रुपए की चाय लेके गुज गुज मारोगे, और तब आकर के यहाँ पर कहानी सिखाओगे। सर जी आप जो समोसे खिलाते ना, वो बहुत याद आई, कब? जब एवरेस्ट पे चल रहे थे तब, है कि नहीं? क्यों? तो उसकी मर्जी। और अगर मान लो जो उसी टाइम में कोई और आया, उसने पूछा हाँ भाई समोसे कितने का? 100 रुपया का। अब बोला तेरी, अरे मुझे तो तूने 200 दिया, तो बोला मेरी मर्जी नहीं खाना है, रख दे, पैसे तो दे ही चुका है कि नहीं? मेरी मर्जी, मैं किसी को फ्री में दूं, मैं लुटा दूं, है कि नहीं? अब मान लीजिए जैसे कि शिवानी दीदी ने बोला था कि भंडारे इसके घर के बगल में बराबर लग रहे हैं समोसे और जलेबियों के, मैगी के, चाउमीन के, चाउमीन और समोसे के भंडारे लग रहे हैं। अब भैया एक बता, उसकी मर्जी है, वो किसी को दे या ना दे। अब आप जाओगे बोलोगे तुम्हारे लिए नहीं है, शक्ल तो अच्छी दिख रही, खरीद के नहीं खा सकता, कुछ कर लोगे उसको? भाई उसकी मर्जी है ना, भंडारा सिर्फ लगाने वाला वो है, उसकी मोनोपोली है, वो देना चाहेगा देगा, नहीं देना चाहेगा भगा देगा, है कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं है कि उस समोसे और चाउमीन को खाने के लिए सट वट फाड़ लोगे, मुंह में काजल वाजल लेप लोगे, बहुत गरीब है भैया हमको भी दे दो, होगा क्या? नहीं भाई, उनकी मर्जी है, वो जिसके साथ जो प्राइस चार्ज करना चाहे, जैसे देना चाहे, वो उनकी मर्जी है। दैट्स मीन्स प्राइस डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। प्राइस डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। कि मोनोपोली में ये कीमत की विविधताएं, कीमत की विविधताएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये हर जगह अप्लीकेबल होता है। मेरी मर्जी मैं किसी से कुछ भी चार्ज करूं, मेरी मर्जी मैं किसी से कुछ भी चार्ज करूं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो जहां पर ये बातें हम लोग देखेंगे वहां भी क्या अप्लीकेबल होगा बेटा? मोनोपोली। तो मोनो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, तो क्या बोलेंगे? प्राइस डिफरेंशिएशन। कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, तो क्या बोलेंगे? प्राइस डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। तो ये भी याद रखेंगे या नहीं लिखेंगे? अब देखो बेटा, बाहर आप जब जाते होंगे ना, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड आपको नजर आते होंगे, ये कोचिंग है, ये कोचिंग है, ये कोचिंग है, ये कोचिंग है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट रहता है या नहीं रहता? भाई क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो लक्ष्मी नगर में इकलौता कोचिंग में होता, मैं नहीं मतलब मैं टीचर होता, इकलौता टीचर में होता, है कि नहीं? जहां जाइएगा हमें पाइएगा, है कि नहीं? तो फिर हम भी छेड़ देंगे अजीत उठ कर अब कहाँ जाइएगा, है कि नहीं? कहाँ जाना है? अच्छा पढ़ाएंगे तब भी यहीं बैठना है, खराब पढ़ाएंगे तब भी यहीं बैठना है, और फील लेते रहेंगे तब भी यहीं बैठना है, कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अकेला है। तो हमें एडवर्टाइजमेंट करने की उतनी जरूरत पड़ेगी क्या? ओनली इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। जब आप रेलवे स्टेशन जाओगे ना बेटा, तो वहां पर एंट्री गेट जो है ना, वहां पर एक बोर्ड लगा होगा, भारतीय रेल आपका स्वागत करता है कि नहीं? निकलने लगोगे ना तो वहां पर लगेगा भारतीय रेल में पधारने के लिए धन्यवाद, इस तरीके से लिखा रहता है कि नहीं?
लिखा रहता है ही नहीं लिखा? उसको तो नहीं देखो कि हर गली हर चौराहे पे लिख रहा है कि सफर करना हो तो भारतीय रेल से करे, सफर करना है तो भारतीय रेल से करे, है कि नहीं, स्पीड पोस्ट करना है तो इंडियन पोस्ट से करे ना जी। हर जगह जितना भी सरकारी फॉर्म होता है आपको पोस्ट ऑफिस से ही जाके करवाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। कुरियर से भेजेगा नोट एक्सेप्टेड, उसमें लिखा रहता है कि नहीं? तो ऑप्शन है नहीं है, वो है, उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, कान से सुनी हुई बातें बस है कि नहीं? कि जो भी करना होगा किससे बेटा? इंफॉर्मेशन से। जो भी करना है सिर्फ क्या होगा बेटा? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। तो बहुत ही ज्यादा कम खर्च होगा, ये नहीं होगा इसमें, नाम मात्र के बराबर एक्सपेंसेज होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ ना के बराबर होता है कि नहीं? कि अगर मैं इकलौता होता यहाँ पर पढ़ाने वाला तो क्या जरूरत है एसी वगैरह लगा करके बिल बढ़ाने की, है कि नहीं? 2-4 पंखे चल रहे होते, उसी में आप लोग झेल रहे होते, पसीने पोंछ रहे होते और पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो कोई है नहीं, ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो मजबूरी में क्या करोगे? सर जी गर्मी बहुत है, बोलेंगे बेटा मेहनत का फल मीठा होता है, लगे रहो, है कि नहीं? ये सोचना कि हम पानी डाल डाल के नहा रहे हैं, है कि नहीं, बर्फ घर जाओगे तो इसे निचोड़ देना। तो ये क्या है बेटा कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। क्या होता है बेटा? हमेशा ओनली इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या? लेस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ना के बराबर कॉस्ट। लेकिन जैसे अब सीरियल सब बहुत सारे आते हैं तो देखते ना हर जगह पे लिखा रहेगा, जैसे मान लो कि कोई सीरियल है और उसमें कोई ट्विस्ट आने वाला है तो उसमें लिखा रहेगा देखिए ये बहुए ने अपने सास के साथ क्या आई, मिलेगा एपिसोड नंबर इतने में, है कि नहीं? आप सीरियल देखते हो जहां पे वो खत्म होगा ना बेटा, आगे अगले दिन वो उस जगह पे ऐसा सीन दिखाएगा कि आपको मजबूर कर देगा कि अगले दिन फिर बैठ के देखो हुआ क्या है। अगले दिन वो फिर दिखाएगा नहीं। अब कोई काम होना है इस वीक में होना है तो वो मंडे से ही दिखाना शुरू कर देगा, या फिर जैसे मान लो फ्राइडे को लास्ट होता है तो देख देगा अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते तो आप सोचोगे मंडे से शुरू होगा, बेटा देगा वो फिर लास्ट में फ्राइडे को ही, लेकिन तब तक 5 दिन आपसे दिखवाएगा। ऐसे जगह पे छोड़ देगा कि आपको लगेगा नहीं देखना जरूरी है। यही काम है, तो हम भी यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डालते हैं जिसमें आधा हो, कंटेंट पूरा ना हो। पढ़ लो, अगली बार तो संपर्क साथ हो गए खिलाना, ठीक है? अगले बार संपर्क साधना पड़ेगा। तो ऐसे काम करने बने तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, कि वो हमने जो एडवर्टाइजमेंट किया वो क्या है? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट है, आओ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अपने बारे में परिचय दे देता है, वही काफी है कि नहीं? लेकिन जब यहां निकलेंगे तो देखते हो ना कि हर दीवार पर आपको बिल्डिंग का कलर बहुत ही कम जगह पे पता चलेगा, इतने बोर्ड लगे हुए हैं। कितनी भी स्टाइलिश बिल्डिंग हो ऊपर से फ्लैक्स, बेटा देखना सांसें ना अटक जाए, दुबली पतली सी तो हो। ओके, और बतवा तो यहां भी नहीं बनेगा। अब उसमें क्या कहता है बेटा कि एआर कर्व इज लेस इलास्टिक, एआर कर्व इज लेस इलास्टिक इन डिमांड। मतलब कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस कहेंगे। एवरेज रेवेन्यू को ही क्या बोलेंगे? प्राइस रहेंगे, तो इसलिए इसको डिमांड कर्व के भी नाम से जानते हैं। इसलिए इसको किस नाम से भी जानेंगे बेटा? डिमांड कर्व के भी नाम से जानेंगे। तो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व में क्या लिखा था? शेप कैसा होता है? स्टीपर इन शेप। याद है ना, चापाकल को पूरा ऐसे झुका दिया था तो स्टीपर इन शेप, उठाते गए फ्लैटर इन शेप, पैरेलल। तो अगर इस तरीके से, तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा? लेस देन 1 होगा, और जो एआर कर्व होगा वो किस शेप में होगा बेटा? स्टीपर इन शेप में होगा। किस शेप में होगा? स्टीपर इन शेप की बात करेंगे कि अगर हमें इलास्टिसिटी को देखना है तो किस शेप में होगा बेटा? वहां पे स्टीपर इन शेप। तो ये हमने यहां पर एक छोटू सा बना दिया। ओके, पर मजा तो आएगा नहीं। ये तो कहानी थी अभी मोनोपोली। अब बात आती है बेटा ओलिगोपोली की। देखो ओलिगोपोली 3 तरीके का होता है। डिओपोली, दो जिसमें हो, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली और प्योर ओलिगोपोली। कितने तरीके के बेटा? 3 तरीके के, डिओपोली, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली एंड प्योर ओलिगोपोली। डीओ का मतलब होता है दो, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 फर्म हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 फर्म हो, वो हमारा कौन सा होगा बेटा? डिओपोली। जैसे कार्टेल और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है कि नहीं बेटा?
तो ये हमारा किस में आ जाएगा, डिओपॉली में। अगर डिफरेंशिएटेड की बात करें तो फ्यू फर्म्स होने चाहिए विथ डिफरेंट गुड्स, फ्यू फर्म्स होने चाहिए मतलब दो से तो ज्यादा हो और कुछ वहां पर अलग अलग गुड्स भी होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। क्या कहलाएगा बेटा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। और एक होता है प्योर ओलिगोपोली, मतलब कुछ तो फर्म हो और होमोजीनियस गुड्स हो, सेम हो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम। अब जैसे स्टील कंपनी होती है, एल्युमिनियम कंपनी होती है, सब एक ही होगा ना बेटा, कोई अंतर, सिर्फ कंपनी का नाम अंतर होगा, ये नहीं होगा। आप जैसे जो छड़ वगैरह मंगाते हो सब एक ही जैसा होगा, ये नहीं होगा, सबकी साइज वगैरह सबका सबका डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम होगा, नाम उस पर सिर्फ क्या होगा बेटा, अलग होगा। तो तीन तरीके के होते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा कि जब भी ओलिगोपोली की बात हो तो ये मान के चलिएगा कि जहां पर 2 से 20 तक फॉर्म हो, जहां से 2 से लेके 10-20 तक फॉर्म हो, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ओलिगोपोली के नाम से जाना जाए। तो ओलिगोपोली तीन तरीके का, डियो, डिफरेंशिएटेड और प्योर ओलिगोपोली। बेटा जो आप सिम वगैरह यूज करते हैं ये किस में आएगा, ओलिगो, अब वो टाइप सब छोड़ दो, अब ओलिगोपोली में आएगा। फुसफुस वगैरह लगाते हैं आप लोग, डियो वगैरह, सेंट, परफ्यूम वगैरह, किस में आएगा, कंटाप मारेंगे, ओलिगोपोली में। कंपनी 10-20 ही होंगे। डियो कितने कंपनियां के आती है बेटा, डियो कितने कंपनियां के आते हैं, 20 से ज्यादा भी होगा क्या, 20 से ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा, 50 तरीके का, कुछ एक ही ना फर्म है, ज्यादा तो नहीं है ना। आप अगर देखो तो नॉर्मली लिमिटेड जो होता है ना, अब देखो उसमें अब इतने भी प्राइस पे मत चले जाना कि आप बोलोगे, अब ये भी होता है लाखों में और ये भी होता है 100 के अंदर, उन सबको देख के तब बोला जाता है। डिटर्जेंट है, ओलिगोपोली में आएगा, ये नहीं आएगा। फोन का जो है रेडमी, वीवो, ओप्पो, फलाना डिमका, ये भी किस में आएगा, ओलिगोपोली में आएगा, ये नहीं आएगा। साबुन जो घिस घिस के लगाते हो आप, ओलिगोपोली में आएगा, ये नहीं आएगा। बर्तन धोने वाला साबुन भी ओलिगोपोली में आएगा, ये नहीं आएगा। तो जहां पर कुछ एक फर्म हो कि 10-20 फर्म के आसपास है, तो वो हमारा किस में आएगा बेटा, ओलिगोपोली के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा बेटा, ओलिगोपोली के अंतर्गत आएगा। तो ओलिगोपोली की कुछ बात क्या है, अगर कुछ लोग हैं तो आपस में ना बेटा पंगा बहुत रहता है, मतलब कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता है कि नहीं। यहां पर गला काट प्रतियोगिता, एक दूसरे पे नजर गड़ाएगा। जैसे आप लोग जब यहाँ पर कोचिंग के लिए उतरते होंगे तो वहां पर पर्ची लेके 50 को खड़े मिल जाएंगे, सर कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे, अरे सर 5 मिनट के लिए चलो चलो ना बस सर, हमें 50 रुपए मिल जाएगा, है कि नहीं, 20 रुपए मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, चलो ना सर एक बार, बस 5 मिनट आपकी लगेगी सर। अबे तो चलो यार टाइम पास कर लेते हैं, है कि नहीं, पढ़ना तो राकेश सर से ही, नहीं पढ़ना, इसके कान में रुई ठूस। क्या कर छेड़ रहा है बेटा, छेड़ रहा है, तू छेड़ रहा है दोनों को, तो बेचारा बोलता है तो देखो, तो वहां पर क्या होता है, आपको देने के लिए तैयार होता है, क्यों, क्योंकि हर एक में क्या है, कंपटीशन है, हर एक में क्या है बेटा, कंपटीशन है। तो जहां पर भी आपको कंपटीशन होगा, जैसे आप देखो ना, एक जो मोबाइल वाला दाम कम कर दे, सबको कम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। एक जो है कॉल रेट अपना सस्ता कर दे, सबको करना पड़ता है। एक ने डाटा कम किया, सबको करना पड़ा है। जैसे जब जियो आया उससे पहले सबकी अपनी मनमानी थी ना, 249 रुपया में 1 GB 1 महीने के लिए, है कि नहीं। जियो ने बोला ले ले फ्री, बस सब बोला अबे यार। उस टाइम में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आइडिया उस टाइम में अलग था, वोडाफोन ये सब भी देने लगा फ्री, है कि नहीं। 198 से रिचार्ज कीजिए, 1.5 GB रोज लीजिए, है नहीं था ऑफर, है कि नहीं। तो ये क्यों करा, क्योंकि पता था कि अगर नहीं करेंगे तो सबका सब जियो पे चल जाएगा, हम तो भूखे मर जाएंगे भाई, तो करना पड़ा ना मजबूरी में। जियो ने पहले कॉल रेट क्या था, 1 पैसे पर सेकेंड,
है कि नहीं, 1 पैसे पर सेकेंड, या फिर एक ही बार 50 पैसे कट जाता था तो 1 मिनट, 50 पैसे मिनट या 1 पैसे पर सेकेंड, ऐसा आपको चूज करना, और उसके लिए अलग से रिचार्ज करवाना होता था, 19 21 जो भी हो फलाना ढिमका। तब ये ऑफर रिलायंस वाला, अच्छा रुक बेटा, अनलिमिटेड कॉल इंक्लूडिंग रोमिंग, पहले रोमिंग के चार्ज लगते थे, अब इनकमिंग के भी और आउटगोइंग के भी, आउटगोइंग 1.5 रुपए और इनकमिंग जो है 60 पैसे। फोन आया तब भी चार्ज करता था। जियो ने बोला ले ले सब कुछ फ्री है, दे दबा के। अब सब ने बोला अरे राम, पहले कॉल रेट था 1.5 रुपए। एक कंपनी आई थी बीच में बेटा, टाटा इंडिकॉम, उसने सबकी लंका लगाई, उसको पता था कि मैं चलूंगा नहीं, तो एक कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, उसने सबसे पहले कॉल रेट लाया था 1 पैसे पर सेकेंड। सबसे पहला सस्ता कॉल रेट लाने वाला टाटा इंडिकॉम ही है, 1 पैसा पर सेकेंड। उसको देखते देखते दूसरा आया था एमटीएस, एमटीएस एक कंपनी आई थी, उसने भी ठोक दिया, उसने भी ठोक दिया 1/2 पैसे पर सेकेंड। ले ऑफर ही है तो दे, दोनों बर्बाद हो गई, मंजूर है कि नहीं। मैं अभी भी बैग खोलता हूं तो एमटीएस का मॉडेम निकालता हूं, उस टाइम में जो है ना नेट तो मिलता नहीं था जल्दी, तो डोंगल खरीदना होता था, और वो स्पीड कितना होता था पता है, 64 kbps। फिर बोलते देखो हमारे पास 64 kbps का है, और अब जो है ना जब वाईफाई लगाने वाला आता है बोलते सर 100 mbps, तो अब बोलते बस 100, ज्यादा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। और उस टाइम में जब 64 kbps होता था तो हमने आपको गौरवान्वित महसूस करते, 5 मिनट में एक गाना डाउनलोड कर दिया भाई, कम है का, है कि नहीं। तो इफेक्ट हो रहा है कि जैसे जितनी कंपनियां हैं तो उतना तो उसमें प्रतियोगिता होगा या नहीं होगा। तो भाई टाटा इंडिकॉम ने सस्ता किया, एमटीएस ने और सस्ता ठोक दिया, तो बाकी सब कंपनी को करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। लेकिन उस टाइम में ये होता था कि रिचार्ज करवाते थे तो थोड़ा सा सस्ता होता है। जियो ने वो भी बाकी जो बचा हुआ था वो जियो ने लंका लगा दिया। पहले जियो में भी एक आया था बेटा, आपको बता दूं, एक और कंपनी थी इसी का, रिलायंस का ही, रिलायंस का ही आया था, तो वो जियो टाइप में नहीं था, वो रिलायंस जीएसएम। पहले सीडीएमए सिर्फ आता था, पहले सीडीएमए आता था जो कि सिर्फ फोन में ही होता था, उसी में लगेगा वो सिम, और फिर जीएसएम कि अब किसी भी मोबाइल में, उसने कर दिया था सस्ता, 1 रुपया में 3 मिनट, 1 रुपये कटाओ 3 मिनट बात करो, और रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक फ्री। वो तो उन्हीं के लिए था, जुगाड़ वालों के लिए, हम लोगों के लिए तो कोई काम का था नहीं वो। तुम्ही लोगों के दिल की बात करता हूँ बेटा, मैं कभी भी आप लोगों को बुरा थोड़ी ना बोल सकता हूँ, है कि नहीं। लेकिन उस टाइम में आप इतने छोटे थे कि पता ही नहीं था कुछ, अब तो हमारे भी गुरु ने बोल चुके हैं उसमें, है कि नहीं। तो वहां पर क्या था कि भाई उसने उस कंपटीशन को दिया, लेकिन अगर मान लो एक कंपनी ने दाम बढ़ाया, दूसरा जल्दी नहीं बढ़ाएगा, बोलेगा बढ़ाने दे, वो भी कस्टमर छोड़ के हमारे पास आएगा, क्यों बढ़ाएंगे हम। तो याद रखिएगा, यहां पर बात करते हैं हम प्राइस रिजिडिटी की, कीमत स्थिरता। कोई भी कंपनी प्राइस के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहता, अगर छेड़खानी करना चाहता है तो उसका क्या असर होता है वो भी मैं बताता हूं। जब रिलायंस जियो ने फ्री किया था ना बेटा, 7.5 करोड़ लगभग कस्टमर उसके हो गए थे। कितने कस्टमर हो गए बेटा, 7.5 करोड़। जिस दिन उसने रिचार्ज वाला प्लान दिया, अगले दिन से कस्टमर कम होने लगे, और 3-3.5 करोड़ कस्टमर तो 2-4 दिन में ही हट गए, रिचार्ज ही नहीं कराएंगे। क्यों कराओ, फ्री था तो अच्छा था, नहीं तो मेरा पहला वाला सिम है, सबके पास वही नंबर है। और जिस टाइम में फ्री किया था तो बेटा नोटबंदी में क्या लाइन लगी थी, उससे ज्यादा रिलायंस के सिम के लिए लाइन लगा था या नहीं लगा था। लंबी लंबी लाइनें कतार में, सुबह 4 बजे लग के, और उसमें भी पहले फोन में एक कोड क्रिएट करना होता था, वो कोड जनरेट होता था, फिर जाकर के आपको मिलता था। माई जियो ऐप डाउनलोड करो, कोड जनरेट करो, वो कोड वहां देते थे, तब सिम एक्टिवेट, और लेके आते थे ऐसे जैसे किला फतह करके आए हो, है कि नहीं, पानीपत की लड़ाई आप ही लड़के आए हो, आठ हाथ सर एक सिम लेके आया हूं, है कि नहीं। और अब रास्ता में पकड़ पकड़ बोला जियो की सिम लोगे, ले लीजिए न सर, सर ले लीजिए सर, 1 महीने तक ऑफर लगेगा, अच्छा चल बोलता है तो दे दे, पैसा नहीं लगा रे, अरे नहीं सर पैसा नहीं है, अच्छा ठीक है फिर दे, है कि नहीं। तो अब ये है, तो जैसे ही दाम बढ़ाया कस्टमर कम हो गए ना, है कि नहीं। उसने पहले क्या सोचा, हमने तो इतने कस्टमर बना लिए, अब दाम बढ़ाऊंगा भी तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, पर हुआ या नहीं हुआ बेटा, हुआ या नहीं हुआ असर। तो ये चीज भी आपको देखना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा बेटा, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, कहते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मे बी अवेलेबल, हो सकता है
एयरटेल नहीं पसंद है, वोडाफोन पे चले जाएंगे या आइडिया पे चला, अब तो दोनों मिल गया। सबसे पहले आया था हच। हच तुम लोगों ने सुना है, देखा है? इतनी उतनी से हो गए बेटा। वो हच वाला कुत्ता, जो वोडाफोन वाला छोटू मुंह वाला कुत्ता है ना, वो हच का ही तो कुत्ता है कि नहीं? लेकिन हच को फिर खरीद लिया गया वोडाफोन के द्वारा, है कि नहीं? अब वोडाफोन आइडिया मिल करके वी आई बना दिया, वी आई बना दिया ना, पता नहीं देखे धीरे धीरे सब मिलके एक ही रह जाएगा, रिलायंस जियो, बाकी कोई नहीं रहेगा, है कि? अंबानी बढ़ता जाएगा, सबको निचोड़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल सकता है ना, कि बेटा अगर मान लो 10 टीचर हैं, मेरा नहीं पसंद है आप दूसरे से पढ़ लोगे, दूसरा नहीं पसंद है तीसरे चौथे पांचवें, एक एक चैप्टर सबसे पढ़ लेंगे, पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्या होगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चीज को अलाउ नहीं करेंगे। सही है। नहीं है, क्या नाम है उसका, गौतम, गौतम और प्रियंका। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो सकता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि मे बी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ये ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या हो बेटा, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या हो बेटा, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो, तो उसकी भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ओके, फिर उसके बाद कहता है कि हाई कंपटीशन, वही हमने जो बताया था, गला काट प्रतियोगिता, कौन सा है बेटा, गला काट प्रतियोगिता, एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं कि हम अपने बिजनेस को डाउन होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, है कि नहीं? कि भाई हर कोई यही चाहता है ना कि हमारा बिजनेस क्या हो, बढ़े, हर कोई ये चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि हमारा बिजनेस बढ़े, तो वो अपने बिजनेस को कभी कम होने देना चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो एक दूसरे से कंपटीशन ज्यादा होगा या नहीं होगा बेटा, एक दूसरे से कंपटीशन ज्यादा होगा या नहीं होगा, तो वो भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, हाई कंपटीशन की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा, हाई कंपटीशन की बात होगी। फिर हमने क्या बोला, कीमत स्थिरता, जिस तरीके से हमने मोनोपोली में बताया था कि प्राइस डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, तो यहां पर बोलेंगे कि प्राइस रिजिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, कि प्राइस रिजिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली। कीमत स्थिरता, कीमत के साथ कोई भी बदलाव करना नहीं चाहता है, कीमत के साथ कोई भी बदलाव करना नहीं चाहता है, कि भैया अगर हम प्राइस चेंज करेंगे तो हो सकता है वो हमसे टूट जाए, वो लोग कहीं और चले जाएं, तो है कि नहीं, तो इसलिए जल्दी कोई भी इसमें प्राइस के साथ छेड़खानी
नहीं करता। आप जैसे देखते होंगे पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ घट रहा है ना बेटा, है ना, लेकिन कॉल रेट जो पहले था 2 महीने 4 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी है, तो उस तरीके से उसको देते रहेंगे या नहीं देते रहेंगे? चेंज नहीं कर रहा है ना, सेम रह रहा है या नहीं रह रहा है? तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। चेंज चाहिए क्या? नहीं, चेंज नहीं है। ठीक है, तो जहां कहीं भी बेटा इस तरीके की बात होगी ना, कीमत स्थिरता वाली, तो वो चीज हम यहां पर देखते हैं। तो प्राइस के साथ कोई भी इसमें चेंज करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता, वो नीचे लास्ट में भी ग्राफ बनाएंगे और फिर समझाएंगे कि क्यों नहीं चाहता है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल और एस्टिमेटेड में अंतर होता है कि नहीं? जैसे आप लोग रात में सोते होंगे फीलिंग रिलैक्स्ड, फिर सपना आता है रैंक 1 मेरा है, ओ आंख खुलती है तो मम्मी सामने से गाली सुना रही होती है, अबे कम बखत उठ जा, सुबह के 9 बज गए, क्लास नहीं जाना क्या? तो एक्चुअल कुछ और है, एस्टिमेटेड क्या था? रैंक होल्डर। एस्टिमेटेड क्या था? रैंक होल्डर। तो इसलिए यहां पर भी प्राइस नहीं, कि हम चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा प्राइस कम कर देंगे ना, हम अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा प्राइस कम कर देंगे तो हमारे पास सारे कस्टमर आ जाएंगे। कस्टमर इतने बेवकूफ नहीं है, तो उसका भी रीजन बताएंगे नीचे कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सुईजी। नोट स्विगी बेटा, सुईजी, नोट सूजी एंड स्विगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि बेटा अगर मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि भाई जब इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और लोगों को बुलाना है तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट होता नहीं। आप भी टीवी खोलो तो हमेशा एयरटेल वोडाफोन इन सब का एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, नहीं आता रहता है? आप जब भी खोलोगे तो हमेशा एडवर्टाइजमेंट कोई ना कोई आता रहता है, नहीं हो? आता है। अब देखो कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे देखो ना एयरटेल वाली लड़की पहाड़ पे भी बैठ के बोलेगी देखो यहाँ भी हमारा नेटवर्क आता है, समुद्रों में घुस के बोलेगी हमारा नेटवर्क आता है कि नहीं? सबसे तेज नेटवर्क, सबसे बेकार नेटवर्क, है कि नहीं? उस चक्कर में ले लिया सिम, है कि नहीं? उसको देखकर, अरे गलत बात करता, उसकी सर्विसेज को देखकर पूर्वक। एक वो आंसर ने बताया था। हाँ तो वो तो है, वो तो है, ये तो फैक्ट है। क्या समझे वो बताया। वो महागधा है, वो महागधा है बेटा। आप बुरा मत लगा, लग भी जाए तो क्या करोगे, दिसंबर तक झेलना ही है, नेचुरल। क्या फील ले रहा है मेरे साथ? अगर किसी ने गलती से मैंने फील ले लिया ना बेटा, तो ओलिगोपोली को मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा दूंगा और मोनोपोलिस्टिक वाला परफेक्ट में पढ़ा दूंगा, बस मिजाजे टंच। आप बोलोगे सर जी ऐसा नहीं था पहले, ऐसे नहीं पढ़े, हम बोलेंगे ऐसा ही होता है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ बस मिजाजे टंच, इसलिए कभी ऐसे मत छेड़ो कि मुझे फील लेना पड़े। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटा हम सताए नहीं है, हम सताते हैं। सताया सताया हुआ तो तू लग रहा है, सिंगल चेचिस देखो। चलो जी, तो यहाँ पर क्या हो बेटा, हाई सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, कि अगर आप लक्ष्मी नगर 2 बार घूम जाओ तो 1 किलो लगभग पैम्पलेट तो जमा हो जाएगा जो आप बेच सकते हो। अगर 2 बार यहाँ से मेट्रो स्टेशन के चक्कर लगा लो तो ऑटोमेटिक उतने जमा कर लोगे, और नहीं हो लेना होगा तो जबरदस्ती हाथ में थमा देगा, मैडम ले लो, और उसके बाद नहीं लोगे तो आपके पैर के पास फेंक देगा, देख लो। क्यों? कि चाहे एक तिरछी नजर ही आपकी उस पर पड़ जाए, आपको वो नाम पता चल जाए, है कि नहीं? और अगर गलती से तुमने मेरा नाम देखा होगा तो लात से ऐसे घुमा दे, ये है ना, क्लास में ना शांत रहते हो, बाहर तो हमारे बारे में तुम लोग क्या क्या बोलते हो कि हमें पता ही है ना बेटा। ठीक है, तो हाई सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, हाई सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे पे गुस्सा हुआ था, वो भी मुझसे भयंकर बदलाता है, मेरे हर वीडियो पे डिसलाइक वही करता है, ये फैक्ट है। कौन है सर? है कोई बच्चा, नाम नहीं लूंगा, वो बच्चा अगर फिर ये वीडियो देखेगा तो समझ ही जाएगा कि हम समझते हैं कौन है। नहीं नहीं, तो वो जो भी वीडियो मैंने पब्लिक किया वो तुरंत उसको डिसलाइक कर देगा, या जो मैंने उसको भेज दिया खोलते ही देखता नहीं कि कौन सी वीडियो, पहले डिसलाइक कर। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी क्लास में डांटा है, तो छोड़ कैसे दें, है कि नहीं? तो वो भी हमसे फील ले रहा है कि नहीं? हम भी फील लेते हैं, होना भी चाहिए, ऐसे बच्चे मिलते हैं तो अच्छा लगता है, कम से कम इसी बहाने वीडियो तो देखते हैं। वीडियो का दिक्कत है, वो अब बंद कर देता तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे नजर में तो गया ना भाई, नफरतें इस कदर करो कि कभी सामने ना आ सके, ऐसा नफरत क्या कि हर दिन मुलाकात, है कि नहीं? बुरबक कहीं का, है कि नहीं? और हम भी इसलिए अपना ये ब्यूटी फेस भेज देते हैं, ले बेटा तू डिसलाइक कर। और गौर से देखना ना, अधिकतर वीडियो पे सिर्फ एक डिसलाइक मिलेगा, ओनली वन। और ये सिर्फ एक ऐसा वीडियो होगा जिसपे 2 डिसलाइक मिलेंगे, वो और उसकी गर्लफ्रेंड। बात का सर होता है कि मतलब क्या? बात नहीं करता। हाँ नहीं, तो वो उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया ना बेटा। चलो जी इधर, तो यहां पर क्या होगा बेटा, हाई सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, हाई सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो जहां पर हाई सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगा ही होगा, क्योंकि अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हमें लोगों के नजर तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत होगी या नहीं होगी, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख देते हैं। फिर उसके बाद होता है, देखो अब यहां पर समझना है तुम्हें कि AR कर्व, AR का मतलब एवरेज रेवेन्यू, है ना? तो चेक कर रहा था, अरे हम झूठ नहीं बोलते हैं भाई, वो पब्लिक होगा बेटा, तीसरी जो तूने देखा होगा ना वो पब्लिक होगा, इसलिए उस पे 1 था, है ना, एक एक तो मिलेगा ही बेटा। नोटिफिकेशन तो आती है ना आपको, दिस आया है, लाइक और डिसलाइक का नोटिफिकेशन नहीं। आता है सर। क्या हुआ, क्या हुआ? ये भी मान रहा है बेटा, गुर्दे नाप के बेच दूंगा मैं। ठीक है, तो AR हो सकता है वो बच्चा भी इसी फील्ड में कर रहा हो, अरे सर के सब में 100% है, अच्छा नहीं लग रहा है, वहां डिसलाइक एक फील आएगा। नहीं, कभी कभी होते हैं ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब जैसे एक बार मैंने अपनी वीडियो डाला, ठीक है, मेरा भांजा तारीफ करने के बदला ना उसमें शिकायत कर बैठा, बोलता है इनको पढ़ाना नहीं आता है, बेकार यहाँ पर टाइम वेस्ट करना है। मतलब बेटा पता है ना कौन हूँ? बोलता सॉरी मामा जी। नहीं, उसको मैथ्स नहीं आती। और मैंने मेरा मैथ्स का वीडियो था, तो उसके कहाँ से पल्ले पड़े, तो उसने लिख दिया कि इसको पढ़ाना नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट करना है, ठोक दिया उसने। ले, अब बताओ उस वीडियो पे 5000 लाइक हैं और 5000 व्यूज हैं, उस पे एक कमेंट उसने किया है बेटा, क्या करो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, जैसे हैं वैसे हैं, जो ईमानदारी है वो लिखना चाहिए, बात खत्म। AR कर्व इज क्या होगा बेटा? किंग्ड इन शेप, क्या होगा बेटा? किंग्ड शेप में होगा। अब ये किंग्ड का मतलब क्या होता है? तो क्या क्या ये क्या था? नाम जलेबी भाई। किंग्ड शेप का मतलब होता है बेटा कि इसमें 2 नेचर के बात बनेंगे। हमने बोला था ना, जब आंख बंद करते हो आप किसके साथ हो, वो फील करो, आंख खुला तो किसके साथ हो ये देखो। अंतर हो बुक के साथ, कंटाप लग रहा होगा उस टाइम में, है कि नहीं? जोर जोर से बोल रहे चलो आज मॉल चलते हैं, उधर मम्मी ने हमारा पट पढ़ ले बुर्बक, मॉल चलते हैं, है कि नहीं? तो मतलब एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस होगा या नहीं होगा बेटा? एक्चुअल और एस्टिमेटेड। तो यहां पर जो AR कर्व होता है बेटा, वो अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक एंड लोअर पोर्शन इज लेस इलास्टिक। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जैसे मान लो कि जब हमारा ये डिमांड कर्व था, तो हमने ये सोचा कि हमारा वैल्यू यहां से इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ओके। हमने बोला कि अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देंगे ना, तो हमारी कीमत ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी, इतनी सी। लेकिन बेटा जैसे ही आपने कीमत को बढ़ाया, कस्टमर भग गए दूसरे के पास, तो वो इफेक्ट यहां ना आकर के कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है ना बेटा।
तो जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा इफेक्ट हो गया है ना, या आपने सोचा कि हम अगर प्राइस कम कर लेंगे तो हमारा डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। आपने कम किया, सबने कम कर दिया। तो सोचा था इतना बढ़ेगा, बढ़ा इतू सा, तो इफेक्ट हुआ ही नहीं। तो एक्चुअल और एस्टिमेटेड में इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो जो एक्चुअल और एस्टिमेटेड है, तो क्या होगा बेटा, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं 100 के स्पीड में, एकदम हाईवे पे एकदम 100 के स्पीड में, और सामने फजल खड़ा हो जाए, तो ब्रेक मारोगे? है कि नहीं? ब्रेक मारोगे, लेकिन वो जो ब्रेक मारोगे तो तब तक पता चलेगा तुम स्लाइड करते हुए कहीं और पहुंच गए। मतलब अगर वो स्पीड है तो फिर जब ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक मारने के बाद उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए वो टूटेगा या नहीं टूटेगा? बेटा जब AR हमारा डिक्रीज कर रहा होता है तो MR उससे ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा होता है। अब यहां से जैसे डबल रेट से लगभग इंक्रीज करता है, डिक्रीज कर रहा होता है, MC में बताया था हमने, बढ़ता है तो तेजी से बढ़ता है, याद है ना? तो अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि ये अगर यहां पर देख रहा है घट रहा है, तो ये अब इसके अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा? तो हाँ है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है बेटा, ये यहां से यहां तक क्या होता है, डिसकंटिन्यूस सेगमेंट बन जाता है। क्या होता है बेटा? डिसकंटिन्यूस सेगमेंट बन जाता है, वो टूट जाता है। तो हम तो कंपैरिजन दोनों को करेंगे ना, हमारे तो काम AR से होता है, AR बना है इसलिए हमारा आया है। अगर AR ही नहीं होता तो MR की जरूरत ही क्या, है कि नहीं? तो AR से डिपेंड कर रहा है MR। तो पहले हमने देखा कि हमारा इतना AR था, हमने सोचा चेंज करेंगे, इतना हो गया। अब तो ये भी पहले इतना था, उसको मेंटेन करने के लिए अब टूट के क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट हो गया। तो ऐसा रीजन क्यों, क्यों कारण ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ये जो है ना, इसी को दिया गया था स्वीजी के द्वारा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, स्वीजी मॉडल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्वीजी मॉडल, स्विगी मॉडल नहीं, स्वीजी मॉडल। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों हुआ। उन्होंने बोला ऐसा होता है, पर क्यों मालूम नहीं। तो उधर से आए बेटा चैम्बरलिन, बोले रुकअप मैं बताता हूं। कहता है राइवल फर्म फॉलो प्राइस डिक्रीज बट राइवल फर्म डज नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीज। राइवल का मतलब होता है आपके सापेक्ष, आपके साथ वाले, आपके अपोजिशन। कि जैसे अभी लखीमपुर खीरी है बेटा, कहीं किसी को कोई मतलब नहीं हो, लेकिन जब से वो थोड़ा सा 2-4 किसान मरे हैं, सब पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब सब अपने आप को बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, है ना? तो क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, 2-4 सीट आ जाए, 2-4 विकास हो जाए। तो वही चीजें यहां पर भी फर्म के साथ भी होता है कि अगर एक कम करेगा ना, दूसरा भी फट से कम कर देगा। अरे देखना कस्टमर ना भाग जाए, कम करना पड़ेगा, ये नहीं करना। लेकिन जब कोई फर्म बढ़ाता है तो दूसरा तो बढ़ा ले, हम तो ना बढ़ाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, है कि नहीं? कि अगर तुम दाम बढ़ाओगे, हम नहीं बढ़ाएंगे, तो तुम्हारा जो कस्टमर होगा वो मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? आजा आजा आजा, एडमिशन ले, एडमिशन। तो ये काम होता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, ये किंग शेप में बन जाता है। क्या होता है बेटा, किंग शेप में। अब देखो ये जो डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट है, इसके बीच से कितना भी MC कर्व निकल जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो गैप है। एक वो बता, बांध बना हुआ है नदी पे, बांध टूट जाए तो पानी का फ्लो देखते ना कितने आराम से निकल रहा होता है। और वहां पर हम फूंक मार के बोलेंगे रुक जा रुक जा, रुकेगा? नहीं रुकेगा, हमें भी बहा ले जाएगा, तैरते हुए फिर निकलेंगे। क्यों बेटा, तैरने आता है? उसमें तो और मजा है, हमें हाथ भी नहीं चलाना पड़ेगा, बहाव की दिशा में आप। बुर्बक, ये पहाड़ पर थोड़ी ना है जो उत्तराखंड में गिरेंगे, जो पहाड़ में टकराएंगे। ये समतल भूमि है, यहाँ पर पहाड़ नहीं। यमुना में जाके देखो तो कहीं पे तुमको पत्थर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ भले ये है कि कीचड़ में दम घुट जाए, वो अलग चीज है। तो देखो यहाँ पे तो है ना, रन मूवी में है ना, यमुना बोल के नाले में कूदा दिया। ठीक बेटा, तो इसको किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था बेटा? चैम्बरलिन के द्वारा। किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था बेटा? चैम्बरलिन के द्वारा। तो आदमी, ठीक है। तो चैम्बरलिन ने क्या बोला था, राइवल फर्म फॉलो प्राइस डिक्रीज बट
राइवल फर्म डज नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीज, कि आपके सापेक्ष जितने भी फर्म हैं, अगर आपने कीमत कम किया तो वो सभी कीमत कम कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप कीमत बढ़ाएंगे तो वो लोग भी कीमत बढ़ा ही देंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये कौन सी कहानी थी बेटा हमारी? ओलिगोपॉली। ये हमारा क्या था बेटा? ओलिगोपॉली। अब हमारे पास तीसरा आता है बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या आएगा तीसरा बेटा? मोनोपोलिस्टिक अर्थात लिपस्टिक। अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं, बोलता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ये जो मार्केट देख रहे हो क्या है? बहुत सारे दुकान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे क्या होंगे? मोनोपोलिस्टिक। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर और फर्म, बेटा जब दुकान बहुत सारे हैं तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगा या नहीं होगा? तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। एक दुकान में पेप्सी नहीं मिलेगा, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, लेकिन ढूंढ के लाएंगे, है कि नहीं? आप कोई सामान के लिए जाते हो, मम्मी ने भेजा और आप चाहते हो कि भाई बगल में निपट जाए, वहां पे तो मिलेगा नहीं, बोलते मम्मी अगर नहीं मिलेगा तो क्यों, दूसरा दुकान नहीं है क्या, देख लियो, जहां से मिलेगा वहां से खोज के लाना। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि नंबर 1 आलसी हो, तो उस अनुसार आपको भी वो ठोक देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो वहां मम्मी भी जानती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बहुत सारे मार्केट है, मिल तो जेबे करेगा, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। लेकिन अगर भैया गली में एक ही दुकान हो तो क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं मिलेगा तो चले आना, है कि नहीं? तो ये भी आपको देखना है। अब बेटा एक बताओ, अगर बहुत सारे मार्केट में दुकान है, देखते हो ना, नया दुकान खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, मतलब आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कि जितने हैं आओ, जितने को जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, है कि नहीं है? आप देखो ना, 2 4 5 दुकान होगा, उसके पास लिखा होगा रेंट और सेल, है कि नहीं? अवेलेबल फॉर रेंट और सेल और लीज लिखा रहता है नहीं? तो भैया वहां से कोई निपट लिया होगा, तो वो खाली है, फिर कोई आ जाएगा, फिर 2 4 महीने में खाली हो जाएगा। तो आए जाए कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ता। तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट की बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा हम लोग? फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट की बात करेंगे। बेटा देखो कंपटीशन तो हर जगह है कि नहीं? अब आप किसी दुकान में जाए तो बगल वाला टकटकी निकाल लगा के लेके रखेगा कि अगर उस दुकान में नहीं लिया होगा सामान, निकलेगा तो हम उसको टोक ही देंगे। और जैसे निकलोगे, क्या लेना था आपको? आपने उससे पूछा नहीं है कि आपके दुकान में है या नहीं है, लेकिन वो जरूर पूछ देगा आपको क्या लेना है, नहीं मिला, आइए ना, है मेरे पास, दिखाते हैं अभी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया उसको तो बिजनेस करना है अपना, उसका तो भाई यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? हाई कंपटीशन। और सीधी सी बात है, कंपटीशन है तो हमारा सेलिंग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो होगा ही होगा। तो हाई सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अगर सेलिंग बात है, बेटा याद रखना, कभी ऐसा देखा है कि जहां पर गन्ने की खेती हो वहीं पे चीनी मिल खोल दिया जाए? हर गन्ने के खेत में एक चीनी मिल? नहीं ना भैया, मिल तो कहीं एक जगह होगा। तो अगर गन्ने को हमें उस चीनी मिल तक पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा या नहीं होगा बेटा? बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के होगा क्या? तो याद रखिएगा कि प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता ही नहीं। तो क्या लिखते बेटा? हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या होगा बेटा? हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और यहाँ पर जो AR कर्व होता है वो बेटा होता है मोर इलास्टिक। क्या होता है बेटा हमारा? मोर इलास्टिक। तो मोर इलास्टिक का मतलब क्या है बेटा? फ्लैटर इन शेप। क्या है बेटा? फ्लैटर इन शेप। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब आता है बेटा लास्ट में परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, इसमें एक चीज, सबसे पहले वाले में हमने क्या बताया था? प्राइस डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। दूसरे में क्या बताया था बेटा? प्राइस रिजिडिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ, और इसमें कहता है प्रोडक्ट डिफरेंस, क्योंकि हमने क्या बोला? क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसमें नहीं मिलेगा, उसमें उसमें, तो बात भर तेरे जो है ना गुड्स रखा हुआ है, जो पसंद हो वो ले लो। तो कौन सी बात यहाँ पर आ जाएगी? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। कौन सी बात आ जाएगी बेटा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
कि अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा बेटा, वहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो ये भी चीज आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है, होते पर बात तो बनेगी नहीं। अब देखिए बेटा, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो पहला तो वही था, वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर। लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहेगा ही रहेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। बेटा एक वो बताना, हमने आपको ये बात तो बोला हुआ है कि सब्स्टिट्यूट्स क्लोज हो सकता है, परफेक्ट की बात हम नहीं करते हैं, है कि नहीं। परफेक्ट जो होता है ना जल्दी हो नहीं पाता है और मिलेगा भी नहीं। परफेक्ट आपको लगभग ये सोच के जो 99.99% सेटिस्फेक्शन मिल जाए, एग्जैक्ट 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट 100% नहीं मिलेगा। तो मतलब यहां परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता, लेकिन चूंकि है तो हमने लिख दिया। फिर इसमें कहता है एंट्री तो फ्री और एग्जिट है, बहुत सारे मार्केट में है तो भाई आओ जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वाला टेंशन देगा। होमोजीनियस गुड्स, सिमिलर गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये ले भैया बर्दाश्त कर लो बेटा, पहले हमें तो बताने दे। कहता है कि इसमें क्या होना चाहिए, होमोजीनियस गुड्स होना चाहिए। आप सब्जी मंडी जाओ, आपने एक आलू देखा एक दुकान वाले के पास, उसके पास जितने आलू हो, सेम वेट सेम साइज सेम सब कुछ, हो पाएगा क्या, संभव है नहीं। स्टील वाले या एल्युमिनियम वाले में मैंने बोला कि हो सकता है सारे गुड्स सेम होंगे, आयरन रॉड जो बन रहा था सारे गुड्स सेम होंगे, लेकिन वेजिटेबल में ये कंप्लीट होगा क्या, होमोजीनियस तो नहीं हो सकता, कतई नहीं, है कि नहीं। लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हो कि बाय चांस होमोजीनियस हो जाए, हम मान लेते हैं कि बाय चांस हो भी जाए, अभी ये भी नहीं देखते हम इसको भी मान लेते हैं। परफेक्ट भी बोला नहीं होता है, लेकिन हमने बोला चलो मान लेते हैं। होमोजीनियस भी नहीं होता है, चलो मान लेते हैं। भाई जैसे मैं पढ़ाता हूं, एग्जैक्ट 100% कोई दूसरा टीचर पढ़ाता होगा, या तो मुझसे अच्छा पढ़ाता होगा या मुझसे खराब पढ़ाता होगा, मेरे बराबर तो नहीं आ सकता। मैं जिस तरीके से मजाक करता हूं, ज्यादा कर सकता है कम कर सकता है, इतना तो नहीं करता होगा। और अभी तक मेरे अंदर से नहीं लग रहा है ऐसे कोई टीचर मिला भी होगा तुम्हें मजाक करने वाला, सब खरूस ही मिले हैं। हाँ धन्यवाद, है कि नहीं, बेइज्जती लेकिन मैं ज्यादा करूँ, है कि नहीं, क्या बात करते हो, बेइज्जती भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। हाँ नहीं तो वो तो एक होता है ना, आदत सी हो जानी। जैसे आप भी जब पहली क्लास में आए होंगे और मैंने कुछ बोला होगा तो बुरा लगा होगा, सर ने ऐसे बोला, लेकिन फिर क्या हुआ, वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी, है कि नहीं, बेइज्जती से आए, है कि नहीं, माथे का बत्ती सब खिल जाए। चलो जी, तो होमोजीनियस भी मान लेते हैं कि हो जाएगा, ठीक है, मानना है अभी तक। फिर कहता है परफेक्ट नॉलेज टू ऑल बायर एंड सेलर। बेटा हमने सोचा कि एक मोबाइल खरीदें, मोबाइल के बारे में क्या 100% नॉलेज जो सेलर और जो बायर है होगा क्या, है कि नहीं, खराब हुआ अरे कोई बात नहीं अभी खोल के सब ठीक, नॉलेज परफेक्ट नॉलेज है हमारे पास, है कि नहीं। सेलर को मैंने बोला अरे यार ये कर, अरे सर रुको अभी खोल के ठीक करते हैं, कर देगा क्या, नहीं, है कि नहीं। आप सर्विस सेंटर दौड़ते हो, किसी और से करवाते हो, होता या नहीं होता। तो परफेक्ट नॉलेज ऑल बायर एंड सेलर तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। चलो मान लेते हैं फिर भी हो जाए, है कि नहीं, मान लेते हैं कि फिर भी हो जाए। अब यहां पर कहता है नो सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। बेटा सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, एगो पन्नी देता है या नहीं देता है, कभी उसने बोला है कि जरा अपना शर्ट खोल के ऐसे दो उसमें डाल देते हैं, बोला है क्या, लड़कियों से बोले अपना चुन्नी में गांठ बांध लो इसको, भैया पन्नी तो देगा वो कम से कम, क्या उसमें कॉस्ट इनकर्ड हुआ होगा या नहीं हुआ। तो यहां तो नहीं ना मान सकते कि मान लेंगे, यहां तो खर्चा हुआ ना। इसने क्या बोला, नो सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, संभव ही नहीं है कि बिना सेलिंग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के आप सेल कर दो, नहीं मानेंगे, हो ही नहीं सकता। चलो फिर भी तुम कहते हो तो मान लेते हैं, मान लेते, चलो तुम कहते तो मान लेते। अगला देखो, ये अब कतई नहीं मानेंगे हम,
नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप ले जाने में मैंने आपको क्या बोला, चीनी मिल चीनी गन्ने के तो उसमें नहीं, खेत में नहीं खोल देंगे। सब्जी जो है बेचने वाला खेत में ही नहीं बेचना शुरू कर देगा, आएगा या नहीं आएगा कहीं ना कहीं, तो गुड्स को कहीं ना कहीं तो ले जाना पड़ेगा, और फ्री में हमारे पिताजी का थोड़ी ना है कि ले जाएगा, है कि नहीं। तो खर्चा कुछ ना कुछ आएगा या नहीं आएगा, तो ये संभव नहीं है कि इस तरीके का हो जाए। तो मान ही नहीं सकते अब हम, अब नहीं मानेंगे, हर किसी चीज को मान ही ले क्या बेटा। तो ऊपर वाले में सब हमने मान लिया था कि ऐसा हो जाए तो चल जाएगा, इसमें नहीं मानना, क्योंकि सेलिंग तो चलो मान भी लिए कि हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता ही लगता है। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये बस एक कल्पना मात्र है, इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अगर होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाए, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इनमें जो भावनाओं में बहने वाली बात कही गई है वो सिर्फ भावनाएं तक ही रहनी है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर हो जाता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। जैसे अब जैसे आप लोगों की शकल है, कोई तो पटनी है नहीं, कोई तो पटनी है नहीं, हो गया तो सही, है कि नहीं, हो गया तो सही। अब उसमें गोविंद और फॉर्म में आ जाता है, सर अगर दोनों साइड एक एक हो जाए तो और सही। पेट्रोल से आ जाएगा। अब ऐसा हो जाए कि पीछे छरी से दबाने वाली एक और मिल जाए और सही। तो बेटा ये वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। अगर बाय चांस हो जाता है, क्योंकि लंगूर के चोंची अंगूर होते हैं बेटा, है कि नहीं, जकल जिसकी शकल सबसे भद्दी, है कि नहीं, उसको ज्यादा मिलता है कि नहीं, है ना, शकल तो अच्छी किसी की है नहीं, है कि नहीं। यहां से जाने के बाद अच्छे से नहाता हूँ कि भाई कौन सा शकल देख के आया हूँ, होठ हिला रहा था, आप बोल क्या हो। बेटा इसका वास्तविकता से लेना देना है, बोल क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखोगे ना बेटा। तो यहां पर ऐसा संभव नहीं है कि परफेक्ट नॉलेज टू ऑल बायर सेलर हो जाए, होमोजीनियस सारे गुड्स सेम हो जाए, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना हो, कोई सेलिंग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ना हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मिल जाए, मतलब सारे इत्तेफाक आप ही के साथ। याद है ना जॉली LLB 2, एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ है इस बार, है कि नहीं। अरे अक्षय कुमार वाली जॉली LLB 2, तो उसमें क्या बोलता है कि सारे इत्तेफाक आपके साथ ही नहीं होते, एक इत्तेफाक इस बार हमारे साथ भी हुआ है। क्यों, तो बोलता था नहीं हर कोई विश्वास नहीं करेगा। भाई तुम सबको क्या बोला था कि आप शक्तिमान बन के पहुंच जाते हो एकदम सही समय पर, ठोक देते हो गोली, है कि नहीं। ऐसा कैसे संभव है, इना चोलबे, है कि नहीं। तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन चूंकि थ्योरिटिकल है, पढ़ना है तो पढ़ना है कि नहीं। भाई आपके 100 नंबर अकाउंट्स में, 100 नंबर लॉ में, 100 नंबर मैथ्स स्टैट्स और LR में, और 100 नंबर ही इकोनॉमिक्स में आ जाए, बात ही कुछ और। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है नालायकों। कैसे हो सकती है, पहले से ही डरते हो कि ये चैप्टर समझ में नहीं आता, छोड़ दूं क्या। जैसे ही बोल दिया छोड़ दूं तो 100 कहां से। और याद रखना एग्जाम में जो चीज ज्यादा छोड़ के जाते हैं वही क्वेश्चन आता है कि नहीं। ऐसे भी जानता है पढ़ने लिखने से इनको मतलब है नहीं, ये छोड़ के आएंगे, उसके ही क्वेश्चन वो पूछ देते, बोलते अब बना, फिर आप वहां पे कहते हो चलो जी। नहीं जैसे जब मैंने भी बीकॉम में एडमिशन लिया था ना, तो उसमें इकोनॉमिक्स था फर्स्ट ईयर में, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम में कॉमर्स में जब आया ही था तो मुझे नहीं पता था कौन कौन सा सब्जेक्ट। मेरे दोस्त ने एडमिशन करवा दिया था, उसने सब्जेक्ट लिया तो उसमें अकाउंट्स भी था, इकोनॉमिक्स भी था, तो और सब्सिडरी पेपर था, मतलब जो ऑनर्स वाला पेपर होता है, ऑनर्स पेपर नहीं था, कोरस्पॉन्डेंस पेपर था, तो उसमें सिर्फ पास करना जरूरी होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। मुझे पता नहीं था भैया, मैं तो मुझे पता किस दिन चला जब मेरे 4 पेपर हो गए कंप्लीट,
तो मैंने बोला कि अब तो घर जाऊंगा, पटना में रहता था, मैंने बोला अब कल घर जाऊंगा क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया। तो मेरा दोस्त बोलता है कि क्यों, एक पेपर तो और है तुम्हारे पास। मैंने बोला कौन सा पेपर? तो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या बात करता है, इकोनॉमिक्स? और उससे पहले कभी जिंदगी में पढ़े भी नहीं थे। क्या बात? साइंस है, पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज पटना। पटना ही जा रहे हर जा रहा था पूर्वक, पूर्वक है, ठीक है। तो अब उसने मुझे बोला कि भाई कल तो पेपर है तुम्हारा। मैंने कहा, नहीं यार मेरा नहीं है, मैंने 4 दिए। बोले 4 नहीं 5 होते हैं, 2 ऑनर्स 3 सब्सिडरी। ले यार ये तो डुबा दिया हमें। तो एक चीज था उस दिन इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच था, इंडिया और वेस्ट इंडीज का, और मैच शुरू होता था रात के 8 बजे। मैच शुरू होता था रात के 8 बजे। ये घटना आपको देखना, उस टाइम में ये था 2006 की बात है, 2006 की बात है। नहीं नहीं, ऐसे ही वेस्ट इंडीज दौरा पे गया हुआ था इंडिया, और उस, हाँ, आउटलैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहीं अप्लीकेबल हुआ था। तो अब उस दिन था इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच। मैंने बोला चल जगने का जुगाड़ तो हो गया, जगने का जुगाड़। भले इंडिया वो मैच 1 रन से हार गए थे, 1 ही रन से हारा था, क्योंकि युवराज सिंह एक बॉल खड़ा रहे तो लास्ट में वो आउट हो गया था ब्रेवो की बॉल पे, और युवराज बैठ के पिच पे रोने लगा था उसी मैच के बाद। तो मैंने क्या करा, अब कुछ तो पढ़ा है नहीं, कर्व वगैरह से तो 36 का आंकड़ा पहले ही था, कभी देखा ही नहीं था भाई क्या होता है, कभी जिंदगी में पलटा नहीं, और बोलता है कल पेपर है। तो मैंने एक काम किया, उसमें से हम लोगों को था क्या 5 क्वेश्चन पूछता था 20-20 नंबर का, 7 देते थे क्वेश्चन, उसमें से 5 बनाने होते थे 20-20 नंबर के, 100 मार्क्स के। मैंने अक्कर बक्कर बम्बे वो करके 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ठीक है। जो ये 6 क्वेश्चन मुझे आज रटने हैं रात भर में। तो आपको पहले दे देंगे ना भाई, तो आप क्या करेंगे? अरे जैसे गाइड वगैरह होता है ना, तो उसमें से सिलेक्ट किया कि ये 6 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं मुझे। नहीं, उसमें से 3 आ गया। पास हो गए 60 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 48 नंबर आ गए, बोले चल पास। 40 पे ही था पास, अब क्या चाहिए, है कि नहीं? तो इत्तेफाक हमारे साथ भी हो सकता है। तो वहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी बेटा, मैच सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे, है कि नहीं? लेकिन हाँ, आउटले भी क्या था, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, नहीं तो उसमें अटकता तो अगली बार फिर से एक पेपर देना पड़ता। नहीं तो छोड़ नहीं सकता था ना भाई, तो 4 पेपर अच्छे से। नहीं, अकाउंट्स भी उससे पहले तो कभी नहीं पढ़ा था, टीचर ने किसी ने पढ़ाया नहीं, तो वही 28 या 29 दिन सेल्फ स्टडी करी थी, आ गए थे 68 मार्क्स, है कि नहीं? तो सही है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, ये जरूर पढ़ा था, बॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये उस टाइम में कंपलसरी था फर्स्ट ईयर में, अकाउंट्स के साथ बॉम का क्लास था। हाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो उसको बॉम ही बोला जाता है, बॉम। बीओ, बॉम्ब नहीं बोल रहा, बॉम्ब BOM। तुम क्या विस्फोट करने के लिए? सर आतंकवादी नेचर का है ये लड़का यार, हमारे क्लास में आतंकवादी, अभी सबको दोहरा दूंगा, पीट पीट के नोच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम सब कुछ को समान करके चले तो नहीं चलेगा ना, अंतर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा, है कि नहीं? तो अब अकाउंट्स और बॉम्ब में अच्छा मेहनत किया तो अच्छे रिजल्ट आ गए, 68.5% मार्क्स इन फर्स्ट ईयर, है कि नहीं? भले घटता गया सेकेंड ईयर में उससे कम, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ते गए, एवरेज घटता गया, सेकेंड ईयर में उससे कम, थर्ड ईयर में उससे कम, एग्रीगेट बढ़ गया 62.5%। फर्स्ट क्लास हो गया, अब क्या चाहिए? नहीं तो उसमें अपनी भी गलती थी, थर्ड ईयर में मैंने खुद गलती करी थी, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा की डेथ हो गई थी, तो हम लोग जो 8-10 दोस्त थे, तो हम लोगों को उस दिन लास्ट पेपर था मैथ्स का, और मैथ्स कंपलसरी था। तो हम लोगों ने ये किया कि इतने क्वेश्चन मैंने, हम लोगों ने पहले ये सोचा कि एग्जाम छोड़ेंगे, लेकिन उनकी मम्मी ने बोला, क्योंकि वो भी पेपर दे रहा था, एग्जाम दे दो, इतने कम से कम कर लो कि पास हो जाए। तो हम लोगों ने 1 घंटा पेपर पहले ही जाके बात कर लिए थे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, प्रॉब्लम हो गई है, तो दे सकते हैं। तो 1 घंटे में हम लोगों ने वो पेपर सबमिट किया था, 50 नंबर का बना के निकल गए थे 1 घंटे में, नहीं 49, 100 में 49 नंबर, पास तो हो गया था, 50 कर लिया था तो ये कन्फर्म था कि अब फेल तो हो नहीं सकते। तो 49 मार्क्स आए थे, जिस कारण से मेरा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ, कि उसमें मेरे हैं 59% मार्क्स थर्ड ईयर। अगर उसमें अगर मान लो कि 8 नंबर भी बढ़ जाते तो 60% आ जाते। चल कोई दिक्कत नहीं, इतना सेक्रीफाइस चल सकता है। अब देखो बेटा,
कि अब अगर हम लोग ये यहां पर देख रहे हैं तो ये सारी वैल्यू हमें देखना है। तो 4 मार्केट के बारे में हमने बताया अभी, कौन कौन से? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन। कौन कौन सा देखा बेटा? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट। मोनोपोली में सिंगल सेलर की बात थी, ओलिगोपोली में कुछ एक फर्म हो 2 से 20 तक के आसपास, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर, परफेक्ट में वेरी लार्ज नंबर। अब यहां पर एक चीज मैं बताता हूं, चूंकि उसका कैलकुलेशन आगे करेंगे इसलिए अभी तक मैंने नहीं बताया। बेटा ये आपको कहा जाता है कि इंडियन रेलवे घाटा में चल रहा है, घाटा में चल रहा है, घाटा में चल रहा है, बोलता है या नहीं बोलता? कोई घाटा नहीं होता, सब बेवकूफ बनाने के चोंचले हैं। मेरी मर्जी है कि मैं किसी से कोई भी प्राइस चार्ज करूं, तो कभी नुकसान में रहूंगा क्या? नहीं, कभी नुकसान में रहूंगा कि मेरी मर्जी, मैं जिससे जो चाहूं चार्ज करूं, हमारे अलावा तुम कहीं से जा भी नहीं सकते, तो हमारा प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? तो याद रखना, जो मोनोपोली होता है इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। जो लंबी दौड़ नहीं बेटा, लॉन्ग रन याद है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट में बताया था। तो अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। एबनॉर्मल का मतलब होता है सुपर नॉर्मल, मतलब जितना हमने चाहा है उससे ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी बताएंगे जब प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कराएंगे। ओलिगोपोली में प्राइस का डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों एमआर कर बीच में से टूटा हुआ है, तो एमसी कितना भी गुजर जाएगा कोई फर्क पड़ेगा? तो मतलब ना कॉस्ट का पता है ना रेवेन्यू का पता है, तो हम लोग प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कैसे कर पाएंगे? तो ओलिगोपोली में प्राइस का डिटर्मिनेशन हम लोग नहीं करेंगे। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहां पर हमारा एक ही चीज होता है, और वो क्या होता है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। क्या होता है बेटा? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। तो अगर कोई भी ये पूछेगा बताओ लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। और मोनोपोली में एबनॉर्मल प्रॉफिट। वैसे ही परफेक्ट कंपटीशन में भी क्या होगा बेटा? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब है कि परफेक्ट कंपटीशन में सेव कैसे होगा? तो बेटा देखो यहां पर प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ये डिमांड ये सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां से क्या होगा बेटा? प्राइस का डिटर्मिनेशन। क्या हो जाएगा? प्राइस का डिटर्मिनेशन। तो क्या हो गया बेटा? यूनिफॉर्म प्राइस हो गया कि नहीं? देखो ना कांस्टेंट रेट से, तो यहां पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होगा ना, ए आर बराबर एम आर, या उसी को हमने लिखा ए आर, प्राइस तो होता ही होता है। तो यहां पर क्या होगा? ए आर और एम आर भी आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ए आर और एम आर भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा बेटा? यूनिफॉर्म प्राइस की बात करिए। किसकी बात करिए बेटा? यूनिफॉर्म प्राइस। तो आज हम लोगों ने बेसिक ये देख लिया कि क्या क्या हमारे मार्केट्स हैं और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। ठीक है, उसके गुण वगैरह को हम लोगों ने देख लिया, ये सारी चीजें हमारी हुई। अब इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्या है बेटा? हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि होगी हमारी अगली क्लास में। ठीक है, कि वहां पर हम पूरे के पूरे प्राइस को एक साथ निकालेंगे। वहां पर क्या करेंगे हम लोग? पूरे के पूरे प्राइस को एक साथ निकाल करके देखेंगे कि क्या क्या प्रॉफिट है। तो वहां पे शॉर्ट रन में भी देखेंगे, लॉन्ग रन में भी देखेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस होता है जिसको शटडाउन पॉइंट के नाम से देखेंगे। मोनोपोली में देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक में देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे। फिर उसके बाद अगर डिमांड और सप्लाई है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये निकला ना हमारा। अब अगर इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाए, तो अगर इक्विलिब्रियम में चेंज होगा तो वहां पर क्या क्या कंडीशन हो सकता है? हो सकता है सिर्फ डिमांड में बदलाव हो सकता है सिर्फ सप्लाई में बदलाव हो सकता है डिमांड और सप्लाई दोनों में बदलाव हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों में ज्यादा है तो डिमांड में ज्यादा बदलाव हो, सप्लाई में कम बदलाव हो। डिमांड और सप्लाई दोनों में बराबर बदलाव हो, डिमांड में कम और सप्लाई में ज्यादा हो। इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है डिमांड बढ़े सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई बढ़े डिमांड कम हो जाए, दोनों बढ़ जाए या दोनों कम हो जाए। अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो ज्यादा नहीं, अब यहां से अगली क्लास में हम 32 ग्राफ बनाएंगे टोटल, ओनली 32 ग्राफ्स बनाएंगे, उसी में आपका कोर्स हम खत्म कर देंगे।
ओके, तो अगली क्लास में हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा इंक्लूडिंग बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को स्वाहा करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ओके, क्या हुआ बेटा?